आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 10th। आपके लिए प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का हल कर रहे हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में ये आपके काम आएगा। किस रूप में प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यूट्यूब चैनल में एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि उसने अपनी तैयारी एग्ज़ाम की कर ली है, परंतु बड़े क्वेश्चन की तैयारी तो हो गई है, परंतु एग्ज़ाम में बड़े क्वेश्चन को करने में उसको दिक्कत आती है। उस बच्चे का ये मानना है कि बड़े क्वेश्चन में एग्ज़ाम में गलती हो जाती है और उसके कारण उसके ऊपर तनाव आ रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए। ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट की होती है, ये कोई एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं, ये कॉमन प्रॉब्लम है कि हमको ये लगता है कि एग्ज़ाम में जाके कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो हमने पढ़ा है और हमको आता भी है, कहीं एग्ज़ाम में हम भूल तो नहीं जाएं। ये आम बात है, परंतु ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जिन क्वेश्चंस की आपने बढ़िया प्रैक्टिस की है, जिन चैप्टर्स की आपने अच्छी सी रिवीजन किया है, अच्छी सी तैयारी की है, वो क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको क्वेश्चन के स्टेप तक याद हो जाते हैं कि इसके बाद क्या करना है। वो क्वेश्चन हमें एग्जाम में कई बार फंस जाते हैं जिनका रिवीजन ठीक नहीं हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि रिवीजन की कमी के कारण बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो जो पढ़ के गए हैं, जिन्होंने घर में पढ़ा है, कभी कभी एग्जाम में उस पढ़े हुए प्रश्न का उत्तर देने में कभी कभी वो असफल हो जाते हैं। तो इसका एक ही कारण है रिवीजन की कमी, पुनरावृत्ति की कमी। रिवीजन कीजिए, अभी टाइम है आपके पास कुछ दिन, ठीक है। पेपर में जो गैप आपको मिलेगा उसका भी ठीक से आप सदुपयोग कीजिए, सब अच्छा होना है, ठीक है ना। और एक चीज़ और कह दूं, अब एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, इस बीच नया आप कुछ नहीं पढ़ना। जिन चैप्टर्स को आपने छुआ नहीं है, अब आप सोचें कि मैं इस चैप्टर को तैयार कर लूँगा, तो निश्चित रूप में वो दिक्कत करेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि जब तक ठीक से प्रैक्टिस नहीं होती डियर स्टूडेंट, तो एग्ज़ाम में वो प्रश्न 100% सही हो जाए, कभी कभी समस्या पैदा होती है। इसलिए आप रिवीजन खूब करें, ठीक है, खूब रिवीजन आप करें। और दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा कि कभी भी ऐसा मत कहिए कि एग्ज़ाम कठिन होता है। एग्ज़ाम सरल होता है। जब हम किसी चीज़ को ये कहते हैं कि कठिन हो गया, कठिन हो गया, कठिन हो गया, तो हमारा मन उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये कठिन है, और हमको सचमुच वो बात कठिन हो जाती है। ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि साइंस कहती है, माइंड साइंस कहती है कि जैसा हम बोलते हैं वैसे ही बन जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए एग्ज़ाम को कहना है कि परीक्षा सरल है। परीक्षा के आप इंतजार कीजिए, परीक्षा का इंतजार कीजिए, खुशी से इंतजार कीजिए पेपर का, कि अब मेरे पेपर आने वाले हैं। खुशी से उसका इंतजार कीजिए। और जब आप किसी चीज़ का इंतजार खुशी से करते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है। क्यों बोले हम कि कठिन है? परीक्षा में आप पहली बार थोड़ी जा रहे हैं, परीक्षा तो आपने पहले भी बहुत बार दे दिया है, तो ऐसी तो होना है बोर्ड परीक्षा भी, कोई अलग थोड़ी ही है, ठीक है ना। ठीक है, तो एक तो ये कहना है अपने से, मॉर्निंग में, डे में, नाइट में, ये कहना है
कि परीक्षा सरल है और मेरी परीक्षा, मेरे पेपर बहुत अच्छे होने वाले हैं। ये अपने आप से बोलना है। जब हम बार बार इस चीज़ को बोलेंगे, परीक्षा सरल होती है और मुझे परीक्षा का इंतज़ार है और मेरे पेपर अच्छे होने हैं, तो हमारा माइंड उसी रूप में रिएक्ट करता है। हमारे अंदर उसी रूप में बायोकेमिकल सीक्रेट होते हैं। बायोकेमिकल से ही शरीर चलता है। तो हम यदि कठिन कठिन सोचेंगे तो ऐसे बायोकेमिकल रिलीज होंगे जो हमको फ्रस्ट्रेशन दिलाएगा, निराशा दिलाएगा। और आप यदि अपने लिए अच्छा सोचते हैं, ये कहते हैं कि परीक्षा सरल होती है, मैं अपनी परीक्षा का बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ और उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ और मेरा पेपर अच्छा होना है। जब आप ऐसा बोलेंगे तो बॉडी से ऐसे बायोकेमिकल रिलीज होंगे जो कि आपको उत्साह से भर देते हैं। आपके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेहनत अच्छी करनी है और ये कहना कि परीक्षा मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। परीक्षा मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। एक एक पेपर जब आपका होता जाएगा तो एक एक कदम आप अगली कक्षा के लिए बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो मेरा आज का पेपर हो गया, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूं। आज का पेपर हो गया तो मैं एक कदम आगे बढ़ गया अगले क्लास में जाने के लिए, आगे कुछ और करने के लिए। तो स्वागत करना है, ठीक है। तो निरुत्साह आप हो ही नहीं सकते। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चिड़िया का घोंसला देखा आपने? कितनी इंजीनियरिंग है उसके पीछे, ऐसे बन जाता होगा, कितनी मेहनत करती होगी। तो मेहनत से तो हमें भागना नहीं है, बिना मेहनत के तो कुछ होना भी नहीं है। सब कुछ मेहनत से ही तो होना है। तो मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बैलेंस वे में, एक बैलेंस वे में। तो मैं आपको पक्षी की बात बता रहा हूँ। जब एक पक्षी का दिमाग कहता है कि आगे अपने परिवार के लिए, जब उसके एग्स होंगे, फिर उसके उनसे बच्चे निकलेंगे, तो वो रहेंगे कहाँ? उनके लिए घोंसला बना रही है, मुलायम मुलायम घास इकट्ठा कर रही है। कितनी मेहनत कर रही है उस काम के लिए। तो आपके लिए एग्ज़ाम, एक आपके जीवन में कोई एक नया कंस्ट्रक्शन होने वाला है, तो उसके लिए आपको भी तो मेहनत करनी है उसी रूप में, ठीक है ना। निरुत्साह होना इस जग में पाप महा है। सदा कर्म करना, लड़ना ही श्रेय यहाँ है। यहाँ अमृत है आशा, विष है विषम निराशा। देती महा सफलता है साहस की भाषा। लड़ो वीर का सदा सहायक भाग्य रहा है। निरुत्साह होना इस जग में पाप महा है। निरुत्साहित मत होना, उससे बड़ा पाप कोई माना नहीं गया है। क्यों? कि निरुत्साह होने से, ठीक है, हमारे आगे का मार्ग अवरुद्ध होता है। जब उत्साह की कमी नहीं रहेगी तो हम काम बड़े जोश खरोश से कैसे करेंगे। तो पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा सोचना है और एग्ज़ाम के दिनों में पर्याप्त नींद भी लेनी है, 7 आवर्स स्लीप, तब जाकर के अगले दिन आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो चलिए मैं आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। किसी स्कूल के छात्रों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। ये बड़े क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट कह रहा था कि बड़े क्वेश्चन में एग्ज़ाम में उसको लगता है कि शायद फंस सकते हैं मेरे सवाल,
नहीं फंसेंगे। आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए अच्छी सी, तो ये भी आपका बड़ा प्रश्न है। अब बड़ा क्या है, जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको लगेगा आसान है। ठीक है, तो किसी स्कूल के छात्रों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार के लिए 700 राशि रखी गई है। 7 प्राइज देने हैं, 7 पुरस्कार देने हैं, नगद रूप में देने हैं। कितने रुपए रखे गए? 700 रुपीज़ रखे गए हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपीज़ कम है, प्रत्येक जो पुरस्कार है, अब आप जानते हो जो फर्स्ट आएगा उसको ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो सेकंड आएगा उसको थोड़ा कम मिलेगा, थर्ड आएगा थोड़ा और कम, फोर्थ वाले को कम। तो 7 प्राइजेज हैं, सबसे पहले वाले को सबसे ज़्यादा, दूसरे वाले को 20 रुपीज़ कम, 20 रुपये कम, फिर तीसरा जो होगा वो सेकंड वाले से 20 रुपये कम, जो चौथा वाला होगा उसका पुरस्कार तीसरे वाले से 20 रुपये कम। इस टाइप से चल रहा है ये 7 पुरस्कार की जो सीरीज चल रही है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पुरस्कार कितने रुपए का होगा। ठीक है, तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न आया कहाँ से होगा। अरे सब प्रैक्टिस से ही आपको बनता है। जब आप प्रैक्टिस खूब कर देंगे एक्सरसाइजों के तो आपको आसान लगने लगता है हर चीज़। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि माना पहला जो पुरस्कार है X रुपीज़ का है। अब हमको मालूम नहीं है पुरस्कार कितने का है, हमको नहीं मालूम पुरस्कार कितने का है, पहला कितने का है, दूसरा कितने का है, तीसरा कितने का, हमको नहीं मालूम। तो मान लेते हैं अलजेब्रा काम करते, बीजगणित का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो माना पहला पुरस्कार, माना पहला पुरस्कार ₹X का है। लेट द फर्स्ट प्राइज बी X रुपीज से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इनाम की राशियां क्या हो जाएंगी, पुरस्कार कितने कितने रुपए के हो जाएंगे। पुरस्कार इसी रूप में मैं यहां लिख लेता हूं, पहला पुरस्कार X का है। कंडीशन क्या है कि सेकंड वाला पहले से 20 रुपीज़ कम है, तो जो अगला आएगा इससे 20 रुपीज़ कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना उसमें, तो X माइनस 20 दूसरा वाला हो जाएगा। इसका जो अगला वाला होगा इससे 20 रुपीज़ माइनस, तो X माइनस 20 माइनस 20 तो हो जाएगा X माइनस 40। इसका जो अगला वाला होगा, ठीक है, X माइनस 40 माइनस 20, उसमें 20 और कम हो जाएगा, तो X माइनस 60। ऐसा ये चलता जा रहा है। ठीक है, अप टू n टर्म्स या अप टू 7 टर्म्स। 7 पुरस्कार है ना, तो पहला वाला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 हैं ये पुरस्कार। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इस सीरीज को आपने देख लिया होगा और पहचान लिया होगा ये कौन सी सीरीज चल रही है। ये इससे 20 कम है, ये इससे 20 कम है, ये इससे 20 कम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बीच में जो अंतर है वही इनके बीच में अंतर है। 20 रुपीज़ का डिफरेंस है, इनके बीच में भी 20 रुपीज़ का डिफरेंस है, इनके रूप में इनके बीच में भी 20 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो क्या बन रहा है, AP बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो आप लिख देंगे यह एक AP है, दिस इज एन AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म ये है, ये तो शुरू है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा AP का फर्स्ट टर्म। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं इंग्लिश में ऐसे बोल देता हूँ, लेकिन इनमें ज़्यादा समय लगेगा। फर्स्ट टर्म पहला पद A इज इक्वल टू दैट इज X, वो X है। फिर दूसरा क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर निकालते हैं। D इज इक्वल टू, सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, सेकेंड में से पहले को माइनस करेंगे, दिस माइनस दिस, X माइनस 20 माइनस X कट गया, माइनस X प्लस X कट गया, माइनस 20। ये है इनमें डिफरेंस।
इसमें से माइनस करेंगे तो यही आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब टोटल पुरस्कार कितने हैं? ठीक है, एपी में पद, एपी में पदों की संख्या n इज इक्वल टू 7। टोटल टर्म्स इन दिस एपी, क्योंकि पुरस्कार क्या है? 7 प्राइजेज हैं, तो टोटल टर्म्स इन दिस एपी आर 7। ठीक है, और आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि एपी के n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n एपी एस n इज गिवन बाय n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए पी के n टर्म्स का सम Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब कितना हो जाएगा ये? आप देखो, यहां आप देखिए n टर्म का सम ये होता है। Sn मतलब इन सब प्राइजेज को प्लस करेंगे, इन सब पुरस्कारों को जोड़ेंगे तो कितने के हैं? 700 के हैं। 700 रुपये के पुरस्कार बट रहे हैं बच्चों में, इसका मतलब इन सब का सम कर दूंगा तो कितना है? 700 है। ठीक है ना, तो Sn मतलब n टर्म्स का सम Sn है 700 इज इक्वल टू n/2। कितने प्राइजेज हैं, कितने पुरस्कार हैं, कितने पद हैं? n 7, तो 7/2 इंटू 2a, a मतलब x प्लस n-1, n मीन 7, n कितना है? 7 है, तो 7-1 इंटू डी है -20। ठीक है, n-1 इंटू डी, डी कितना है मेरे पास? -20 है। बस सिंपली सॉल्व कर देना है, इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगी, तो 700 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 7-1 6 इंटू -20 कितना हो जाएगा? देखो ये हो गया 1400। अब ये 7 हटाना चाहूँगा तो इसके नीचे आएगा, नहीं आएगा? ये इसके नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। 7 इज इक्वल टू ये हो गया 2x प्लस और माइनस के मल्टीप्लाई माइनस, तो 26 जब 120 आ गया। ठीक है, इससे आप काटेंगे तो ये हो गया 200, तो 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120। ये -120 में यहाँ ले लो तो ये बन जाएगा प्लस, तो 2x कितना हो जाएगा? 200 प्लस 120, तो 2x कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 320। ठीक है ना, 2x कितना हो गया? 320। और जब 2x 320 हो गया तो x की वैल्यू कितनी आएगी? आप देखो, आप देखिए यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 320, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 320/2। x इज इक्वल टू 320/2, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 160, x इज इक्वल टू 160। जो फर्स्ट प्राइज है वो 160 का है। ठीक है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। पुरस्कारों का मान, पुरस्कारों का मान, वैल्यूज ऑफ प्राइजेज। तो फर्स्ट प्राइज है 160, सेकंड कितने का हो जाएगा? x -20, इसमें से -20 करिए 140, ये कितना हो जाएगा? इसमें से 20 और करिए, इसमें 20 माइनस करिए 120, इसमें भी 20 माइनस कर लीजिए, 120 माइनस 20 तो 100, इसमें 20 और माइनस कर लीजिए तो 80, इसमें से 20 और कम कर लीजिए तो 60। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक और प्राइज आना है, इसमें से 20 और कम कर लीजिए तो हो गया 60। तो जो प्राइजेज की वैल्यू है डियर स्टूडेंट 160 रुपीज़ से
₹160 से प्रारंभ होकर के 160, फिर 20 का 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60 प्लस और फिर 40। तो इन सबको प्लस करेंगे तो आपको 700 आ जाएगा। 0 0 0 करके 0 हो गया, 6 4 6 4 10 18 20 24 30 0 3 4 5 6 7 720 हो गया इन सब का सम। तो हो गया क्वेश्चन सही। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, आई डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? ठीक है, किसी फ्रैक्शन में क्या करें हैं, किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में +1 कर दें और डिनोमिनेटर में -1 कर दें तो वह फ्रैक्शन 1 हो जाता है। ठीक है, यदि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दें तो वह 1/2 हो जाता है। तो आपने फाइंड आउट करना है कि वह फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है। अब मुझे तो नहीं मालूम कि वो भिन्न क्या है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। ठीक है, अब मैथ्स के डिफरेंट पार्ट हैं। ठीक है तो एक टाइप से ये अर्थमेटिक निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, भिन्न निकालेंगे, पर मैं अलजेब्रा का मेथड यूज़ कर रहा हूँ कि लेट द फ्रैक्शन बी x/y, माना भिन्न x/y है, माना भिन्न x/y है। लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ये है फ्रैक्शन। अब कंडीशंस क्या क्या है, क्योंकि हमको भिन्न निकालना मालूम कुछ नहीं है, क्या है वो भिन्न, वो फ्रैक्शन क्या है नहीं मालूम, तो हमने कहा लेट द फ्रैक्शन बी x/y। अब प्रथम शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वही मैं करता जाऊंगा, अपने मन से कुछ नहीं, जो प्रश्न में दिया है वही करूंगा। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, मतलब न्यूमरेटर में +1 कर दें, ये इसका अंश, इस भिन्न का ये अंश है, ये हर है, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में, यहाँ +1 कर दें, अंश में 1 जोड़ दें, न्यूमरेटर में +1 कर दें तो क्या है वो x+1 हो जाएगा। भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में +1 कर दें तथा हर में 1 घटा दें, इसमें हर में -1 कर दें, 1 घटा दें, डिनोमिनेटर में -1 कर दो, y-1, न्यूमरेटर में +1, डिनोमिनेटर में -1, अंश में +1 किया, हर में -1 किया, हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो इसकी वैल्यू हो जाती 1। आगे नहीं इक्वेशन बन गई, नहीं इक्वेशन, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे किया मैंने। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास क्या आ जाएगा, x+1 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो ये y-1 होगा। इस +y को मैं इसके साथ ले लेता हूँ, +1 को वहाँ ले जाऊँगा, तो +y यहाँ के -y हो जाएगा, x - y इज इक्वल टू +1 वहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x - y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन बन गई x - y इज इक्वल टू 2, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन निकालना है, भिन्न निकालनी है, तो भिन्न मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे पास x की वैल्यू भी होगी और y की भी होगी।
ये फ्रैक्शन तभी निकल पाएगा जब मुझे x के बारे में जानकारी हो जाएगी और y के बारे में भी। तो एक इक्वेशन तो बन गई। और एक चीज़ याद रखना आप, जब भी दो अननोन बातें होती, दो अज्ञात चीज़ें हैं, न तो x मालूम न y मालूम, इनके मान ज्ञात करने के लिए दो इक्वेशन बनानी पड़ती हैं, टू इक्वेशंस। x और y में टू इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं। टू अननोन है, x इज अननोन, y इज अननोन। तो टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, एट लीस्ट आई हैव टू मेक टू इक्वेशंस इन x एंड y। दो चर राशियां x और y, इनके मान ज्ञात करने के लिए x और y में दो समीकरणें बनानी पड़ेंगी, तब जाके x और y का मान निकलेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये फर्स्ट वाली जो कंडीशन है यहां तक खत्म हो गई, उससे तो ये इक्वेशन बन गई। अब फिर दूसरी कंडीशन कह रहा है, फिर द्वितीय शर्तानुसार सेकंड कंडीशन से क्या है, द्वितीय शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, यदि हर में एक जोड़ दें। अब जैसा वो कह रहा है वैसे करेंगे। इसके लिए बोल रहा हूं, इसके हर में एक जोड़ दूं। अंश के लिए कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है इसके डिनोमिनेटर में +1 कर दो। तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं कहा, अंश में कुछ नहीं कहा, पर हर में कहा कि इसमें +1 कर दो। कर दिया हमने, हर में एक जोड़ दो, इसके डिनोमिनेटर में +1 कर दो, तो वह 1/2 हो जाता है। न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया है, केवल डिनोमिनेटर में +1 किया, केवल इसके हर में एक जोड़ दिया, तो वो कितना बन जाती है, 1/2। इट मीन दिस इज इक्वल टू 1/2। क्लियर हो गया। अब इससे भी मैं एक इक्वेशन निकाल दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2 × x 2x इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी, तो ये हो गया y + 1। ठीक है, अंडरस्टैंड। ये प्लस वाई को यहाँ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस 1 को यहीं रहने दीजिए। तो दिस इंप्लाइज दैट 2x - y इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 आ गया। x और y में मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गए डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर 1, x और y में एक इक्वेशन ये है, x और y में एक इक्वेशन ये है। अब मैं इनको सॉल्व करूंगा। देखिए कैसी इक्वेशन सॉल्व होंगी, यहां लिख लेता हूं। यहां देखिए आप, इक्वेशन नंबर 1 है x - y इज इक्वल टू -2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है 2x - y इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये y हट जाए, ये y यहाँ से हट जाए, पर ये तो -y और ये भी -y, ये हटेगा नहीं ऐसे। तो क्या करना चाहिए, इसको प्लस बनाएंगे। ये -y, इसको मैं +y बना देते तो कट जाएंगे, -y + y। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मैं ये आपके पास लीनियर इक्वेशन वाली एक्सरसाइज हो गई ना, रैखिक समीकरणों का हल निकाल रहे हैं ना आप। तो किस मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, विलोपन विधि। ए को हटा दूंगा। ठीक है, आपके पास विलोपन भी है, आपके पास प्रतिस्थापन भी है, एलिमिनेशन भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है ना। तो मैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस कर दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। और इस बात को आप जानते हैं कि जब हम घटाते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाता है, घटाने पर सबट्रैक्टिंग, इसको मैं घटा रहा हूं, इसको मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इसके सब साइन चेंज हो जाएंगे। या ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, यहाँ प्लस है कोई साइन नहीं तो प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस। अब प्लस
प्लस वाई, अब ये वाला साइन देखेंगे प्लस वाई और माइनस वाई तो कट गए, -2x प्लस एक्स, -2x प्लस 1x, तो -2 प्लस 1 -x, तो यहां पर हो जाएगा -x इज इक्वल टू -2 -1, तो -2 -1 क्या हो गया -3। क्लियर है? तो दिस इंप्लाइज दैट यहां भी नेगेटिव साइन है, यहां भी नेगेटिव साइन है, हटा दीजिए, तो x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू मेरे पास कितना है डियर स्टूडेंट? 3 आ गई। जब मेरे पास एक चर का मान आ गया, एक वेरिएबल का मान आ गया, तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं या 2 में, जैसे आपकी इच्छा है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं। समीकरण एक में x इज इक्वल टू 3 रखने पर, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो x की जगह पे 3 कर लो, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x की जगह पे क्या कर दिया? 3 कर दिया, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब इस 3 को वहां ले जाऊंगा, यहाँ इसका साइन क्या है? प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू वहां जाके माइनस हो गया, -2 -3, दिस इंप्लाइज दैट -y इज इक्वल टू -5, ये भी माइनस है, माइनस 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 हटा दीजिए, तो y इज इक्वल टू 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू भी निकल गई और y की वैल्यू भी निकल गई, तो फ्रैक्शन निकल जाएगा। मुझे तो भिन्न चाहिए, ये तो पूछा होता, वह भिन्न क्या है? व्हाट इज दैट फ्रैक्शन? तो x की वैल्यू रख लीजिए, y की वैल्यू रख लीजिए, तो आपके पास क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो 3y 5 आ जाएगा डियर स्टूडेंट वो, ठीक है ना? तो यहां मैं लिख लेता हूं, यहां लिख लेता हूं, वह भिन्न दैट फ्रैक्शन इज, कितना हो जाएगा? x बाई वाई है ना, तो x की वैल्यू है 3 बाई वाई कितना है? 5 है। ठीक है, अब ये ऐसे क्वेश्चन है कि यहीं से आंसर का आपको मालूम चल जाएगा कि मेरा सही आया कि नहीं आया। चेक इन एग्जाम आल्सो, एग्जाम में भी चेक करिए, क्योंकि यदि गलत आया होगा, यदि गलत होगा तो फिर आप दोबारा देख लेंगे कहीं पर प्लस माइनस में तो नहीं गड़बड़। ठीक है, तो चलो मैं कंडीशन से मिलाता हूं। आप देखो क्या कंडीशन है कि अंश में 1 जोड़ दें, न्यूमरेटर में +1 कर दो, 3 + 1, और हर में 1 घटा दो, डिनोमिनेटर में -1, तो 5 - 1, तो कितना हो गया? 3 + 1 4 बाई 5 - 1 4, और 4 बाई 4 1। तो आपसे कहा गया जब आपने न्यूमरेटर में +1 किया, डिनोमिनेटर में -1 किया, तो भिन्न हो गई 1, आ तो गया 1। अंश में 1 जोड़ा, हर में 1 घटाया तो बन गया 1, बिल्कुल सही। दूसरी कंडीशन क्या है? हर में 1 जोड़ दूं, तो न्यूमरेटर में नहीं छेड़ रहे हैं, न्यूमरेटर वही है 3, इसमें +1 कर दें, 5 + 1, ये हो जाएगा 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना बन गया? 1/2। तो हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता, आ तो गए सही। इसका मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट है आपका। ठीक है, रफ में थोड़ा देख लेना, कई बार कैलकुलेशन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, और सरल क्वेश्चन है तो आप दोबारा चेक करके, जब आप ऐसे चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं है, सही हो गया, जो कंडीशन थी फिट बैठ गई, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए डियर स्टूडेंट, ये भी 5 मार्क्स का है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें क्या कंडीशन दी है? उसकी जो हाइट है
उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर लेस है, उसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है। तो जो अदर 2 साइड्स है उनको निकालिए। तो कोई ट्रायंगल है उसमें 3 साइड्स होती हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब इसका एक कोण 90 अंश होगा। तो 90 अंश के सामने की भुजा हो जाती है बच्चों कर्ण। तो ये तो कर्ण है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कर्ण। ये आपको दिया हुआ है दिस इज 13 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और भी बातें दी हैं। त्रिभुज की ऊंचाई, ये ऊंचाई है, ये उसका आधार है, ये हाइट है, ये बेस है। त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब आप जान लो कौन बड़ा है, विचार करिए। ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है किससे? आधार से। इसका मतलब आधार बड़ा है और ऊंचाई कम है। हाइट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। इट मीन्स बेस की वैल्यू अधिक है, ठीक है। तो बेस की वैल्यू में से 7 माइनस करूंगा तो इसकी हाइट निकलेगी। इसकी ऊंचाई कैसे निकालूंगा? आधार की जो लंबाई होगी उसमें से 7 सेंटीमीटर माइनस कर लूँगा तो इसका निकल जाएगा। तो ना तो ये मालूम ना ये मालूम, तो क्या करेंगे? मान लेते हैं, ठीक है। माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज ABC का आधार, ABC का आधार AB बराबर x सेंटीमीटर है। लेट द बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल AB इज x सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी निकल जाएगी? इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट? हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, ऊंचाई कितना हो जाएगा? हाइट कितनी हो जाएगी? BC। हाइट ये है BC, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, हाइट बेस से 7 सेंटीमीटर कम। तो इसको मैंने x मान दिया, तो इससे 7 माइनस करूंगा तो मेरे पास ये निकल जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 7, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब मेरे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई हैं। अब इस समकोण त्रिभुज की मेरे पास तीनों भुजाएं आ गई हैं। कर्ण ये है, बेस आधार ये है और ऊंचाई ये है। तो क्या हो जाता है? आप जानते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण इस रूप में बनाते हैं तो आप समझ जाएंगे समकोण है। समकोण त्रिभुज ABC में इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये जो सिंबल है ना ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ध्यान रखना है। इससे कई बार पेपर में रहता ना फिगर में बना रखा, आप समझ लेना ये 90 डिग्री एंगल है, ऐसा बना हुआ है तो ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस हाइट। तो सिंपल सा मेरे पास आ गया कि स्क्वायर ऑफ बेस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ हाइट एक्स माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज 13 स्क्वायर। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग या ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ये तो होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये तो कहती है कि इसका वर्ग दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। दिस इंप्लाइज दैट
एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13 169। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया डियर स्टूडेंट 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इसको देखिए 7 2 जा 14 माइनस 14x, ठीक है ना, 7 2 जा 14 प्लस 49, इसको मैं यहाँ लिया है, ये है, ये प्लस 169 है, लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, देखिए ये माइनस 169 है, ये प्लस का है, तो ये 49 और ये माइनस 169, तो साइन तो माइनस ही आएगा, इसमें से माइनस कर ली, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, तो ये आ गया 120 माइनस 120, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, इसमें भी 2 से भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो या इस इक्वेशन को मैं लिख दूंगा 2 से डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 60, दैट इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन मेरे पास बन के आ गई है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अरे कैसी इक्वेशन है ये, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कि नहीं बनी डियर स्टूडेंट। ठीक है, कैसी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण। देखो चर की घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब सरल सा तरीका क्या है, आप सिरदराचार्य मेथड से भी कर सकते हैं, पर मैं ये कर रहा हूँ, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करके आता है माइनस 60 एक्स स्क्वायर। तो इसके 2 पार्ट ऐसे करने हैं, ठीक है, इसके 2 पार्ट ऐसे करेंगे कि प्लस माइनस करके माइनस 7x आ जाए और उनका मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना आ जाए। तो माइनस 7x को मैं लिख सकता हूं माइनस 12x प्लस 5x होता है इज इक्वल टू माइनस 7x। होता है कि नहीं होता, देखो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 7x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस 12 इंटू 5 माइनस 60 और x का मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। माइनस 12x प्लस 5x माइनस 7x होता है, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। तो बस मेरा काम हो गया। अब मैं आगे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। आप देखिए डियर स्टूडेंट, दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो x कॉमन है, तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस x कॉमन आ गया तो होगा 12। 60 क्या होगा, 5 इंटू 12, 60 क्या होता है 5 गुणा 12, तो प्लस 5 में कॉमन ले लेता हूं, तो x माइनस 12 हो गया 5 इंटू 12, 5 कॉमन आ गया, ठीक है ना। 60 को क्या लिखा, ऐसा है ना, 5x माइनस 5 इंटू 12, 60 को लिख दिया, 5 कॉमन आ गया तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 12 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये तो कॉमन आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 12 कॉमन आ गया डियर स्टूडेंट, x माइनस 12 कॉमन आ गया तो यहाँ पर बच गया x, ये प्लस ये तो कॉमन आ गया 5 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई 0 है। ठीक है, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 0,
तो तीन बातें आती हैं डियर स्टूडेंट, या तो x 0 होगा, या y 0 होगा, या दोनों 0 होगा। x 0 है, y 0 नहीं, तब भी 0। x 0 नहीं है, y 0 है, तब भी मल्टीप्लाई 0। x भी 0 है, y भी 0, तब भी 0 हो गए। ठीक है ना। तो अब मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं। आइए, मेरे पास आप देखो क्या क्या आ गया। पहले मैं इसको लिख लेता हूं कि यदि ये 0 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब इनमें कोई एक 0 या दोनों 0 हो सकते हैं। तो यदि ये 0 है, यदि इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस 5 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5। तो x क्या है, बेस है। कभी आधार नेगेटिव हो सकता है, कोई लंबाई ऋणात्मक हो सकती नहीं होती है, ये तो प्लस में होते हैं। ठीक है, तो यह अमान्य है, यह ऐसा लिख देंगे, यह अमान्य है। क्यों है अमान्य? क्योंकि लंबाइयां ऋणात्मक नहीं होती। दिस इज नॉट एडमिसिबल बिकॉज लेंथ कांट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब यहां से तो नहीं निकल रहा। अब इसको 0 करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, तो ये भी 0 हो सकता है। इफ यदि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 12 बार। x क्या है, आधार। ठीक है ना। तो आधार कितना हो गया, आधार की लंबाई लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये निकल गया, 12 सेंटीमीटर निकल गया। अब ऊंचाई निकाल लो, ऊंचाई क्या, x माइनस 7। ठीक है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, ऊंचाई है आपके पास x माइनस 7, x आपका 12 है, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिस रूप में क्वेश्चन पूछा हुआ है वैसी निकालिए। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहां लिख देंगे अन्य दो भुजाएं। ठीक है, अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं यहां लिख देता हूं द अदर टू साइड्स। पहले बेस लिख लेता हूं, बेस कितना है, बेस 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर कॉमा हाइट ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। बस हो गया क्वेश्चन सही। अब इसको भी आप एग्जाम में चेक कर सकते हैं कि मैंने जो ये निकाले हैं ये सही हैं कि नहीं है। ठीक है ना, बेस और हाइट इस राइट एंगल ट्रायंगल की सही आई कि नहीं आई, इस समकोण त्रिभुज की का आधार और ऊंचाई सही आई कि नहीं आई। तो ये 12 आ गया और ये कितना आ गया, 5 आ गया ना। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो इसका स्क्वायर कितना हुआ, 12 स्क्वायर, ये आप रफ में चेक करना, प्लस इसका स्क्वायर कितना हो गया, 5 स्क्वायर, तो 144, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो गया ये 169। अरे किसका स्क्वायर है, 13 स्क्वायर। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ हाइट। बिल्कुल सही है, राइट, क्वेश्चन एकदम सही है। और इस रूप में आपने कर दिया तो पूरे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए डियर स्टूडेंट, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें एक थ्योरम आपको प्रूफ करनी है, एक प्रमेय प्रूफ करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रमेय से रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर आपके पास आता है। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए
तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कोई ट्रायंगल है, आप देखो मैंने एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ट्रायंगल बनाया डियर स्टूडेंट, ये ट्रायंगल है ABC। क्या कह रहे हैं कि किसी साइड के समांतर, माना मैंने BC के समांतर DE कोई रेखा खींच दी, BC के समांतर क्या रेखा खींच दी, D रेखा खींच दी, मतलब BC और D आपस में क्या है डियर स्टूडेंट, ये दोनों आपस में समांतर हैं। ठीक हो गया। और ये इसके समांतर है, तो हमको सिद्ध करना है, ये इसके समांतर है तो हमको सिद्ध करना है कि AD/DB इस DE ने इस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान रेशियो में बांटा है। ठीक है, मीन्स AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये ट्रायंगल है, एक साइड के पैरेलल ये D खींची हुई है, ये D इसके पैरेलल है BC के, तो हमें प्रूव करना है कि AD/DB ये जो रेशियो है, ये रेशियो AE/EC के बराबर आएगा। ठीक है, अब मैं E और D से डियर स्टूडेंट क्या खींच दूँ, परपेंडिकुलर खींच लेता हूँ मैं यहाँ से। अब मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिया है, क्या क्या दिया है, थ्योरम आप प्रूव कर रहे हैं तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में, इस ट्रायंगल ABC में DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के समांतर दिया है। ठीक है, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ठीक है डियर स्टूडेंट, सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है, हमको सिद्ध करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूफ, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ये हमको प्रूफ करना है कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। क्लियर हो गया। अब चलो कुछ मैं रचना करता हूं, कुछ मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, क्या कर लेता हूं कि इस E से इस पर परपेंडिकुलर डालता हूं, इस पर लंब डालता हूं। ठीक है, ये पड़ गया डायरेक्शन लंब, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहां से लंब डाला और मैंने इसका नाम लिख दिया EN, और इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, लंब डाल दिया, ये माना M है, तो DM इज परपेंडिकुलर टू AC बोलेंगे चाहे AE बोलेंगे, DM इज परपेंडिकुलर टू AE, DM AE पर लंब है या DM AC पर लंब है, EN AD पर लंब है या EN AV पर लंब है, EN इज परपेंडिकुलर टू AD और आई कैन से दिस EN इज परपेंडिकुलर टू AB। और मैं क्या करता हूं कि B को मैंने E से ज्वाइन कराया, ज्वाइनिंग B एंड E, ये ज्वाइनिंग D एंड C, इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया। कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है डियर स्टूडेंट जब कोई थ्योरम आप प्रूव करते हैं। ठीक है, अब मैं इसका रचना मैंने क्या किया कि EN
इज परपेंडिकुलर टू AD, EN AD पर परपेंडिकुलर, लंब है, लंब का साइन है, तथा DM इज परपेंडिकुलर टू AE। ठीक है, DM AE पर परपेंडिकुलर है, खींचा तथा इतना खींच दिया, EN इस पर परपेंडिकुलर है, DM इस पर परपेंडिकुलर, EN इस AD पर लंब है, DM इस AE पर लंब है, तथा और हमने क्या किया, BE व DC को मिलाया, DC को मिलाया, और मैंने क्या किया है कि BE और DC को मैंने मिला दिया। ठीक है, अब आप डियर स्टूडेंट देखो, अब मैं इसका प्रूफ लिखता हूं, उपपत्ति, प्रूफ सिद्ध करने का काम करता हूं। त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE के लिए, या मैं सीधा लिख देता हूं, एरिया ऑफ, क्लास 9 में आपने पढ़ा है एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE का एरिया निकालिए, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यदि मैं इसको बेस मान लूं, अरे परपेंडिकुलर है तो 1/2 आधार गुणा गया लंब। ठीक है, किसी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 आधार गुणा गया लंब, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा 1/2 बेस, इसको बेस ले लेता हूं, आधार इंटू परपेंडिकुलर EN। ठीक है, अब मैं इसका भी एरिया निकाल लेता हूं, इसका, इस ट्रायंगल का भी। ये थोड़ा स्टेप ध्यान रखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार, तो आपको याद हो जाएगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, अब एग्जाम में आप दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, प्रैक्टिस अच्छी रखिए अपनी, तब एग्जाम में भूलेंगे नहीं। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, अब मुझे इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फिगर भी आपको ध्यान होना चाहिए इस थ्योरम का कि इस रूप में फिगर बनेगा। ठीक है, तब जाके एग्जाम में सही हो गई। तो इस वाले ट्रायंगल का मैंने एरिया निकाल दिया, अब मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। ये ध्यान में रखना ये चीज़ें। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक हो गया, DBE। अब ध्यान दो डियर स्टूडेंट, इसका एरिया कितना होगा, इसको मैं बेस ले रहा हूं, बेस, ये आधार हो जाएगा, और यहां से इस पर लंब कितना है, ये EN लंब है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगी। इस बिंदु से इसकी लंब दूरी क्या है, EN है, चाहे इसकी बोलेंगे, चाहे इस वाले पोर्शन की बोलेंगे, चाहे इस वाले पोर्शन की बोलेंगे, चाहे पूरे की बोलेंगे, यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस EN है। तो जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो 1/2 DB, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस, बेस बन जाएगा इसका DB इंटू EN। ठीक हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें इसका डिवाइड कर लूंगा, एक तरफ से काम करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, इसके एरिया में इसके एरिया से डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, तो कितना हो जाएगा, इसका एरिया लिख देता हूं 1/2 AD इंटू EN डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू DB इंटू EN। ठीक है, इस एरिया में इस एरिया से भाग कर दिया, 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, तो हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट, यहां पर लिख लेता हूं इसको,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ADE का एरिया डिवाइड बाय DBE का एरिया कितना आ गया मेरे पास, AD बाई DB। इसको लिख लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ DBE आ जाएगा AD बाई DB आएगा। डियर स्टूडेंट, एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई है कि ADE का एरिया और ADE का एरिया और क्या लिखा हमने, BDE का एरिया। BDE बोलो चाहे DBE बोलो एक ही बात है, BDE बोलो चाहे DBE बोलो एक ही बात है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया डियर स्टूडेंट, AD बाई DB आ गया। ठीक हो गया। अब मैं और आगे बढ़ता हूं इसमें। देखो ये तो सब आपके पास वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है। अब मैं और आगे चलता हूं। फिर आप देखो, अब मैं फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं इसका। अब दूसरे तरीके से निकालता हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, इससे पहले टाइम पर तो मैंने इसको आधार माना था, अब मैं इसको आधार मान रहा हूं। ये प्रैक्टिस से होगा, सब तैयार करने के लिए बार बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपको ध्यान हो जाएगा। फिर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं। अब मैं इसको बेस मान रहा हूं, इसको मैं आधार मान रहा हूं और इस पर लंब ये है, ठीक है। तो 1/2 AE गुणा गया DM, 1/2 आधार गुणा गया लंबवत दूरी या ऊंचाई ADE का एरिया। अब मैंने बेस ए वाला ले लिया, इससे पहले मैंने बेस ए लिया था और हाइट ए ले ली थी, परपेंडिकुलर ए ले लिया था। अब मैं इसी ट्रायंगल के लिए इसको बेस ले रहा हूँ, इसको परपेंडिकुलर ले रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AE, 1/2 इंटू AE इंटू इस पर परपेंडिकुलर क्या है, लंबवत दूरी, लंबवत 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही ऊंचाई हो जाएगी। तो ये DM है, ये D बिंदु है, DM, ठीक है। अब मैं इसका एरिया तो मैंने पहले निकाला था, अब मैं इसका एरिया निकालूंगा, ये भी ध्यान रखना। अब मैं इसका एरिया निकालूंगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, DCE या DEC, इसका एरिया DEC इसका एरिया DEC क्या हो जाएगा। अब इसका मैं बेस ए वाला लूंगा, ये बेस है, तो इस वाले ट्रायंगल पे यहां से परपेंडिकुलर ये है, ये लंबवत दूरी है इसकी। तो 1/2 बेस EC इंटू DM हो जाएगा। ध्यान रखना ये लंबवत दूरी है, यहां से इस पूरे साइड AC की लंबवत दूरी है DM, यहां से इस पूरे साइड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है DM। चाहे इस वाले पोर्शन की बोलो, चाहे इसकी बोलो, चाहे पूरे की बोलो, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/2, इसका एरिया निकाल रहा हूं, बेस इसको ले रहा हूं 1/2 EC इंटू EC बेस इंटू इस पर हाइट ऊंचाई, ठीक है। तो ये DM हो जाएगा, DM, ठीक है ना। अब इसमें इसका डिवाइड कर लेता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू कितना हुआ डियर स्टूडेंट, इसमें इसका डिवाइड कर लिया 1/2 AE इंटू DM डिवाइडेड बाई 1/2 EC इंटू DM। इससे कट गया, इससे कट गया, तो कितना हो गया ये भी AE बाई EC, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आ गया। अब इस रिजल्ट को मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, एरिया ऑफ
ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल किसकी, डी ई सी, इसको यहाँ उतार रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया मेरे पास ए ई बाई ई सी, ये इक्वेशन नंबर है 2। ये वाली चीज एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी सी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट यहां देखो आपको क्या दिख रहा है, एक चीज और है, बड़े ध्यान से देखिए, 2 इक्वेशन से अब आगे काम होना है हमारा। आप देखो एरिया ऑफ ए डी, एरिया ऑफ ए डी, ये तो दोनों सेम है। एरिया ऑफ डी बी ई और एरिया ऑफ डी सी, एरिया ऑफ डी बी ई और एरिया ऑफ डी ई सी, इनके बारे में आप देखिए, मैं लिखता हूं कि एरिया ऑफ डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी। अब मैंने कैसा लिखा इसको कि इसका जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा वह इस एरिया के बराबर होगा। कैसे, इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वही एरिया इस वाले ट्रायंगल का होगा। कैसे, ये आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी है कि 2 पैरेलल लाइन के बीच में, 2 समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। इस वाले ट्रायंगल का बेस भी यही है, इस वाले त्रिभुज का आधार यही है और इस वाले त्रिभुज का आधार भी यही है। और ये वाला त्रिभुज देखिए आप, इस आधार वाला त्रिभुज ये वाला और इसी आधार वाला त्रिभुज ये वाला, देखिए ये दोनों त्रिभुज इस समांतर रेखाओं के बीच में है कि नहीं, बीच में इस समांतर रेखा और इस समांतर रेखा के बीच में ये वाला ट्रायंगल है कि नहीं है, ये वाला ट्रायंगल है कि नहीं है, इस पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन के बीच में ये वाला ट्रायंगल है कि नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच हुए कि नहीं हुई, ठीक, और इनका बेस सेम है कि नहीं है, इनका आधार समान है कि नहीं है, इस वाले का आधार भी डी है और इस वाले का आधार भी डी है, तो 2 बातें कॉमन हो गई, बेस सेम है दोनों का, आधार समान है तथा सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। कि पहले ही हमने मान लिया था कि डी बी सी के समांतर है, शुरू में लिख दिया है डी इज पैरेलल टू बी सी। ऐसी स्थिति में जितने भी ट्रायंगल आप बनाएंगे, एक मैं माना और बना दिया मैंने यहाँ, एक ट्रायंगल माना मैंने ए और बना दिया यहाँ जिसका सेम आधार, तो उसका एरिया ही बराबर होगा, ठीक है। एक ट्रायंगल और बना दिया, एक ट्रायंगल और बना दूं तो ये सारे ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका एरिया डी ई बी का या डी बी ई का, जो भी बोलो, का एरिया डी ई सी के बराबर है, क्योंकि इनका आधार समान है तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी सी, क्योंकि आप लिख देंगे क्योंकि एक ही आधार डी ई व एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन है वो समांतर रेखाओं, डी ई व बी सी के, क्योंकि एक ही आधार डी व एक ही समांतर रेखाओं डी व बी सी के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है। सेम बेस, इस वाले ट्रायंगल का भी बेस डी है और इस वाले ट्रायंगल का भी बेस डी है, और ये वाला ट्रायंगल भी और ये वाला ट्रायंगल भी
सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए इनका एरिया इक्वल होगा। ये आपने पढ़ा है, तो इसलिए ये बात ही हो गई। ठीक हो गया, ये बात आपने समझ ली कि क्यों ये एरिया मैंने बराबर लिख लिए। अब इक्वेशन 1 को मैं चेंज कर लेता हूं, ठीक है ना। इक्वेशन 2 को मैं चेंज कर लेता हूं समीकरण 2 से। क्या हो जाएगा समीकरण 2 से? एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाई, देखो इस डीईसी एरिया की जगह, डीईसी एरिया की जगह इक्वेशन नंबर 2 में जो एरिया डीईसी है ना, उसको मैं एरिया ऑफ डीबी लिख देता हूं। तो बराबर है, ये वाला एरिया बराबर है, तो इस डीईसी को मैं डीबीई के बराबर लिख देता हूं, ठीक है ना। इसमें डीईसी जो है उसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं? डीबी। तो एरिया ऑफ डीबीई इज इक्वल टू, अब यहां तो कोई चेंज नहीं, केवल इसको मैंने इसकी जगह हटा दिया, इसके बराबर मैंने ये लिख दिया, तो दिस इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, एक नई इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन 1 और 3 देखो। इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड देखो, एरिया ऑफ एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ डीबी, एरिया ऑफ एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ डीबी। इक्वेशन नंबर 1 और 3 का लेफ्ट हैंड साइड देखो, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 का बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मैच करा लीजिए। एरिया ऑफ एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ डीबी सेम है। जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड बराबर होंगे कि नहीं होंगे? इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर हो गए डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसका मतलब ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू दिस। और ये तो प्रूफ करना था, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। अब ये थ्योरम आपके पास एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आती है, तो इसके स्टेप्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, बार बार आप करिए इसको। जो एक स्टूडेंट कह रहा था ना कि बड़े क्वेश्चन एग्जाम में भूल होने की संभावना रहती है और उसका मुझे प्रेशर है, तो माने ये थ्योरम आते हैं यार, आप एग्जाम में इसको कैसे करेंगे? आपको स्टेप ध्यान रखने पड़ेंगे। ट्रायंगल का फिगर तक याद रखना पड़ेगा कि इस रूप में किया था इसको, ठीक है ना। ट्रायंगल बनाया था, उसके पैरेलल एक साइड ले ली थी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, यहाँ से किया था, पहले इसका एरिया निकाला, फिर इस साइड का एरिया निकाला, इसके एरिया में इसके एरिया से डिवाइड कर दिया, फिर फिर इसका एरिया निकाला, फिर इसका एरिया निकाला, इसके एरिया में इसके एरिया से डिवाइड कर दिया, फिर इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर रख दिया, और लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर हो जाते हैं तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गए। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए डियर स्टूडेंट। अथवा और, या तो 24 जो क्वेश्चन मैंने अभी किए, या तो वो करना है यही करना है। जब अथवा रहेगा तो एक ही पार्ट करना आप, ठीक है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। एक चतुर्भुज ए बी सी डी, ये दिया हुआ है यहाँ पर, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बटे डी ओ। तो दर्शाए कि ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ आपके पास, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। आपको क्या शो करना है, और एक चीज़ और दे रखी है, ए ओ बाई बी ओ,
AO/BO इसका रेशियो इज इक्वल टू CO/DO, ये आपको दिया हुआ है। तो सो दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए ट्रेपेजियम, ये एक समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज? सोचिए जरा, कुछ याद है आपको चतुर्भुजों के बारे में? याद है कुछ? समलंब चतुर्भुज क्या हुआ? समलंब चतुर्भुज मतलब भुजाओं का एक जोड़ा समांतर। यदि हम ये दिखा दें कि ये इसके समांतर है तो ये क्या बन गया? ये समलंब बन गया। ट्रेपेजियम कब बनेगा? जब ये साइड इसके मैं पैरेलल दिखा दूं, कोई एक साइड, या ये साइड इसके पैरेलल हो जाए, कोई भी एक पेयर। जैसे माना यदि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ये भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो ये क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज। ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम मतलब दोनों पेयर, ये पेयर पैरेलल है और ये पेयर पैरेलल है, ये दोनों जोड़े, ये जोड़े समांतर, ये जोड़े समांतर, तो समांतर चतुर्भुज हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। पर जो ट्रेपेजियम है, जो समलंब है, उसका एक ही पेयर पैरेलल होता है। तो यदि मैं इसको इसके पैरेलल दिखा दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? समलंब हो जाएगा। यदि ये इसके समांतर है तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया, ये इसके पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, तो चलिए अब मैं आगे इस पर काम करता हूँ। ठीक है, ये सब बातें आप लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और विकर्ण BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O। ठीक है, एंड वी हैव गिवन दैट, और हमको दिया है, क्या दिया है डियर स्टूडेंट? हमको दिया है, दिस इज गिवन कि AO/BO इज इक्वल टू CO/DO। ये हमको दिया हुआ है कि AO/BO इज इक्वल टू CO/OD, ये दिया हुआ है। अब मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन, मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया कि पॉइंट O से AB के पैरेलल एक रेखा खींची। ये आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया। ठीक है, मैंने OE एक समांतर रेखा खींच दी। OE इज पैरेलल टू AB, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि अपनी बात सिद्ध करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ अलग सा भी कुछ। तो मैंने क्या किया कि OE इस AB के समांतर खींच दिया। ठीक है, मैंने रचना क्या कर दी? कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया? OE समांतर है AB के, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया कि EO और AB आपस में पैरेलल है। अब इस ट्रायंगल में देखो आप, इस वाले ट्रायंगल में देखो आप, इसको भूल जाओ, इस लाइन को। ठीक है, इस लाइन को आप भूल जाओ, कुछ देर के लिए मैं मिटा देता हूं जिससे आप ठीक से समझ जाएं। अब इतना देखो, इसको, इस ट्रायंगल को देखो आप, इस वाले ट्रायंगल को, इस त्रिभुज को देखो आप। इस त्रिभुज में AB और EO क्या है? पैरेलल है। OE इसके पैरेलल है, इसको देखो ना, ये ट्रायंगल। अभी मैंने जो इससे पहले थ्योरम करी, ये इसके पैरेलल है तो क्या होता है? ये इसके समांतर है, तो DE/EA इज इक्वल टू DO/OB होता है कि नहीं होता है? इससे पहले मैंने थ्योरम की है। इस रेखा के समांतर एक रेखा खींच दी, ये रेखाखंड जो भी है, इस रेखा के समांतर एक ऐसे रेखाखंड खींचा, जो इस रेखा के समांतर एक ऐसा रेखाखंड खींचा जो इसके समांतर है, तो ये वाला इस भुजा और इस भुजा को सेम रेशियो में, समान अनुपात में बांटता है। ठीक है, EO/AB के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? DE/EA, DE/EA
बाई ई ए इज इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी। ठीक है, तो इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरे पास निकल गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं इसको मिला देता हूं, देखो ये मैंने मिला दिया, ठीक हो गया। अब मेरे पास और क्या आ रहा है, इसको मैं समीकरण 1 से मैं एक नई चीज निकालता हूं। समीकरण 1 क्या है मेरे पास कि ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ है, यह है ना। यदि मैं इसको यहाँ ले आऊँ और इसको मैं यहाँ ले आऊँ तो मेरे पास क्या बनेगा, या मैंने इंटरचेंज किया इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो ये हो जाएगा डी ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, इसको मैं यहाँ ले आया तो डी ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू, ये इसके नीचे आ जाएगा सी ओ बाई ए ओ। ठीक है डियर स्टूडेंट, सी ओ बाई ए ओ, तो ये क्या निकला डी ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई ए ओ। ध्यान दीजिए, डी ओ बाई ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बाई ओ ए। इससे मुझे क्या मालूम चल रहा है डियर स्टूडेंट, इससे मेरे को क्या मालूम चल रहा है, इससे मुझे मालूम चल रहा है कि ई ओ डी सी के समांतर है, ई ओ डी सी के समांतर है। डी ई डी ओ बाई बी ओ। ठीक है, अब एक चीज और देखो, इसमें और इसमें देखो, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूं मैं। देखो आप ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 और 3 में देखो डी ओ बाई ओ बी, डी ओ बाई ओ बी, ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो समीकरण 2 और 3 से, इक्वेशन 2 और 3 से देखो ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है कि नहीं है, इसका मतलब ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या होगा मेरे पास कि डी ई बाई ई ए इज इक्वल टू सी ओ बाई ए ओ। ठीक है, इन दोनों से मैंने रिजल्ट निकाल दिया, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, डी बाई ई ए इज इक्वल टू सी ओ बाई ए ओ। अब ध्यान दीजिए, इसको देखो, सारा फोकस अब इस पर करिए आप। डी ई बाई ई ए इज इक्वल टू सी ओ बाई ए ओ। इससे आपको क्या मिल रहा है, यदि मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दूं तो तब समझिए आप, इसको मिटा देता हूं कुछ देर के लिए। ठीक है, कुछ देर के लिए आप समझ लीजिए था ही नहीं। तो अब क्या क्या देख रहे हैं आप, डी ई बाई ए ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई ए ओ या ओ ए। इस वाले ट्रायंगल में देखो आप, इस वाले ट्रायंगल में आपने क्या देख रहे हैं आप, इस वाले ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। और ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है कि डी ई बाई ई ए इज इक्वल टू सी ओ बाई ओ ए। इसमें इस भुजा ने या इस रेखाखंड ने त्रिभुज की इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटा है। देख रहे हैं, इस वाली साइड ने इस ट्रायंगल की, किस वाले ट्रायंगल की, इस वाले की, इस साइड का अनुपात डी बाई ई ए और इस साइड का सी ओ बाई ओ ए को सेम रेशियो में बांटा है। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है यदि कोई साइड, कोई रेखाखंड किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे, सेम रेशियो में बांटे, तो वो आपस में पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं आपस में?
पैरेलल। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस है। इसने इस साइड और इस साइड को सेम रेशियो में बांटा, डी बाई ई ए इज इक्वल टू CO बाई ओ ए। इसका मतलब EO और DO आपस में पैरेलल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट EO इज पैरेलल टू DC। अब कितने आनंद की बात है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको मैंने यही मिला दिया। फिर ये इसके पैरेलल है, ये इसके समांतर निकल गया, दिस इज पैरेलल टू दिस, और ये पहले से हमको मालूम है कि दिस इज पैरेलल टू दिस, है ना। OE इज पैरेलल टू AB, OE और AB पैरेलल है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया था। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया था कि EO बोलो चाहे OE बोलो, एक ही बात है, समांतर था AB के। कंस्ट्रक्शन क्या था ना, मैंने इसको इसके समांतर खींचा था। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। एक रेखा इसके समांतर है, AB रेखा PQ के समांतर है और PQ RS के समांतर है। इसका मतलब ये भी इसके समांतर होगी, होगी नहीं होगी। ये इसके समांतर है, ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया था, ये तो मैंने खींची थी इसके समांतर। अब आगे क्या निकल के आ गया कि इसके समांतर है। इसका मतलब ये इसके पैरेलल होगा, ये तो होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। इसका मतलब ये इसके पैरेलल हो गया। AB इज पैरेलल टू DC। इसका मतलब AB और DC क्या हो गए, पैरेलल हो गए। AB और DC क्या हो गए, समांतर हो गए। और जब भुजाओं का एक जोड़ा, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा पैरेलल हो गया, समांतर हो गया। ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इन ए क्वाड्रिलेटरल, इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल देन दैट क्वाड्रिलेटरल बिकम ट्रेपेजियम। किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है तो वह चतुर्भुज समलंब हो जाता है। इसका मतलब ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। हो गया प्रूव्ड, हो गया साफ प्रूव्ड, हो गया सत्यापित। अब इसकी प्रैक्टिस चाहिए आपको, क्योंकि यहां पर मैंने क्या किया था, इसको मैंने ये तो दिया हुआ था ना आपको, इसको मैं यहाँ लाया और इसको मैं यहाँ लाया, तो एग्ज़ाम में दिमाग से नहीं आएगा, या तो दिमाग से आएगा भी तो बहुत टाइम लगेगा। पहले से जब आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में डाले रहेंगे कि जो ये दिया हुआ रहेगा इसको मैं यहाँ लाऊंगा और इसको मैं यहाँ लाऊंगा। ये थ्योरम यदि आती है तो ये प्रमेय, ये तो एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए आती है, तो यहाँ पर मैं चेंज करूँगा, यहाँ पर मैं पैरेलल खींचूँगा, समांतर खींचूँगा और तब जाके ही करूँगा। तो ऐसे करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना बढ़िया, बड़े क्वेश्चन भी आप अच्छे ढंग से एग्जाम में करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी कर लेना, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं।